हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझेंगे, ये टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज की क्लास में बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छे से समझना है हमें। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं और ये चैप्टर अब हमारा एंड होने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, देन होता है नॉमिनल अकाउंट एंड एक होता है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है ये तो हमें पता है, और रियल भी क्या होता है, पर्सनल भी क्या होता है ये पता है। बट अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें नॉमिनल अकाउंट का काम कहाँ करते हैं ये तो पता ही है। नॉमिनल नेचर की चीजें कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो नॉमिनल नेचर का काम हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। ठीक है, जबकि ये हमारा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जो भी चीज है, इसका काम अभी तक हम इस चैप्टर में नहीं किए हैं। तो अब हमें इन सभी का काम करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे नॉमिनल नेचर की चीजें हम दिखाते हैं, बट जो रियल और पर्सनल बचा है इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो समझ जाओ कि अब बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाना होता है, रियल और पर्सनल नेचर की चीजें। अब रियल और पर्सनल नेचर की चीजें क्या हो सकती है, तो रियल नेचर में आपका कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारे आपके पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो आगे आप समझेंगे। तो ये तो था हमारा कि गोल्डन रूल से हम कितने अकाउंट्स होते हैं, उन्हें कहाँ दिखाते हैं, ये बात था। बट अब अगर समझेंगे, ये इससे बेटर आपको जो है वो अमेरिकन रूल से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में हम कितने तरह के अकाउंट्स को पढ़ते हैं, तो पहला तो हमारे पास एसेट्स होता है, देन लायबिलिटीज होता है, देन हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल होते हैं एंड रिवेन्यू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता ही है कि एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रिवेन्यू। तो इन सभी में से अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रिवेन्यू का काम किया, देन हमने एक्सपेंसेस का काम किया। ठीक है, तो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का काम तो हो चुका है, अब इसे नहीं समझेंगे हम, इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। बट अब क्या रह गया हमारा, एसेट्स, देन हमारा रह गया लायबिलिटीज और रह गया कैपिटल। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का काम अब तक नहीं किए हैं, तो अब उनका काम करने का टाइम आ चुका है। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, यस, बैलेंस शीट यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। और यही कारण होता है कि इसका फॉर्मेट जब हम बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, पॉइंट लिख लो, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, और ये किस तरह का स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें किसी भी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट से हमें उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन, उस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, उस बिजनेस में कितने लायबिलिटीज हैं, ये। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं। पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका रिसिप्ट हुआ है, कितना इनकम हुआ है, इन सभी को दिखाते हैं अकाउंट में, जो है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो हम पूरा एक साल का नहीं बनाते, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस डेट का नाम लिखते हैं जिस डेट पे, मतलब समझ जाओ कि बैलेंस शीट जो है वो केवल 31 मार्च का बन सकता है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। ठीक है, जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाया है उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा एक साल से आपका एसेट्स बचा हुआ है, एक साल का लायबिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, ये बताता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये बस बेसिक सा बात है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, न्यू सीख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बैलेंस शीट पहले भी बहुत बार बना चुके हैं हम और अब इसे समझेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि पहले जो बैलेंस शीट बनाते थे वो इतना डिटेल में हम नहीं समझे थे। तो बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। तो बैलेंस शीट, पहले तो ध्यान रखना कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपको, वेट मैं इधर से बताती हूँ, बैलेंस शीट आपको इस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, पहला समझ जाओ, इधर आपके सारे लायबिलिटीज होते हैं और इधर आपके सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मत लिख देना, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट ऐसे लिखते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ये पूरे साल के लिए नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे उस डेट का नेम लिखते हैं एज ऑन, जो भी डेट पे आप बना रहे हो, ठीक है। और ये साइड जो है वो हमारा लायबिलिटीज होता है, एंड इधर हम लायबिलिटीज का अमाउंट लिखते हैं, और राइट साइड जो है वो हमारा एसेट्स होता है, और इधर हम एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब आपको मैंने बता दिया कि इधर लायबिलिटीज लिखते हैं, इधर एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप इधर सारे लायबिलिटीज को लिखोगे, जैसे कि कैपिटल हो गया, ठीक है। देन आप इसमें और भी लायबिलिटीज लिखोगे, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी नोट डाउन मत करना, क्योंकि अभी मुझे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं, बस मैं अभी जो बता रही हूँ बस पहले क्लास कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप नोट कर लेना। एसेट्स में आपके प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, तो आप इधर लिखोगे। कैश होते हैं तो कैश भी लिखोगे, ठीक है। एंड देन आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी होता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आप नोट डाउन करोगे, और बोथ साइड पे जो है वो हम ऐड करते हैं, तो हमारा लायबिलिटीज का मतलब बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर इक्वल आ गया तो हम क्या मानते हैं कि चलो ठीक है, हमारा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। तो लायबिलिटीज हो या एसेट्स, इन दोनों का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस शीट, एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब आपके बुक में आपको कुछ और भी समझना है कि आपको ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कैसे है, क्या ऐसे ही बनाना है या कोई और भी तरीके हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये जो बेसिक फॉर्मेट है वो तो ऐसे ही रहेगा। लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज भी हम लिखेंगे, एसेट साइड एसेट्स भी लिखेंगे, बट यहाँ पे समझना क्या है, तो आपको ना इसमें ये समझना है कि अंदर लिखते कैसे हैं। यहाँ पे कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स क्या इसी तरह से लिखा जाता है? क्या प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, क्या सब ऐसे ही लिखा जाता है? नहीं। तो इसमें आपको समझना है कि बैलेंस शीट बनाने का आपको दो यहाँ पे चीज को समझना होगा, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहला होता है ग्रुपिंग, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग क्या होता है? तो ग्रुपिंग का मतलब है कि देखो, पहले तो इसमें कुछ अच्छा लग रहा है देखने को, बस सारे लायबिलिटीज एक साइड लिख देंगे, सारे एसेट्स एक साइड लिख देंगे, ऐड कर देंगे, हो गया। तो इस तरीके से कैसे पता चलेगा कि आपके बिजनेस में कितने करंट एसेट्स हैं, कितने करंट लायबिलिटीज हैं, नन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, नन करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हैं। जितने भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी यूजर्स हैं, वो सारे यूजर्स क्या देखते हैं? आपके बैलेंस शीट में देखेंगे तो वो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे ना। तो क्या उन्हें वो फाइनेंशियल पोजीशन देखने में अच्छा लगेगा? क्या वो अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे आपके बिजनेस को? नहीं। इसीलिए आपको एक अच्छा तरीका बताया गया है ग्रुपिंग करने का। ग्रुपिंग करने का मतलब एक ग्रुप वाली चीजें एक प्लेस पे और एक ग्रुप वाली चीजें एक प्लेस पे। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है एक ग्रुप और एक ग्रुप? लायबिलिटीज है तो ये तो लायबिलिटीज ग्रुप में है ना, तो फिर से हमें इसके अंदर क्या ग्रुप बनाना है? आप सभी जानते हैं कि लायबिलिटीज भी हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटीज हैं, नन करंट लायबिलिटीज हैं। तो यस, आपको नन करंट लायबिलिटीज को एक साथ लिखना है, सारे नन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को सारे आपके करंट लायबिलिटीज एक प्लेस पे होने चाहिए। उसी तरीके से एसेट्स में भी आपको करना है, सारे करंट एसेट्स एक साथ और सारे करंट नन करंट एसेट्स एक साथ, ठीक है। तो वैसे ही आपको लिखना है। और देखो, अब हम इसे ना ग्रुपिंग करके लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम इधर दिखाएंगे जो है हमारा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और इस तरीके से करंट लायबिलिटीज लिख करके जितने भी करंट लायबिलिटीज है, इसे मैं 1 मिटा दे रही हूँ, जितने भी करंट लायबिलिटीज है उसे हम इधर लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज हमारे कौन कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट। देन हमारे बिल्स पेबल होते हैं, बिल्स पेबल लिखेंगे। और हमारे इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम इधर लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा अमाउंट। आई बात समझ में? उसी तरीके से हम करंट अगर एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में से सारे करंट एसेट्स को एक प्लेस पे लिखना है हमें। करंट एसेट्स में क्या होते हैं? कैश तो होते ही है, ठीक है। डेटर्स होते हैं, डेटर्स लिखेंगे। देन आपके बिल्स रिसीवेबल होते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, ठीक है। तो सारे करंट एसेट्स को एक साथ लिखा जाता है। सॉरी, ये अमाउंट आप अंदर नहीं लिखोगे, इन सभी अमाउंट को हमें बाहर नोट डाउन करना है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ग्रुप बना के लिखना है, ठीक है। मतलब करंट लायबिलिटीज एक साथ और नन करंट लायबिलिटीज एक साथ। अब एक और क्या होता है, तो इसमें और क्या बना सकते हैं हम? करंट नन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गए, उन्हें हम बोलते हैं नन करंट लायबिलिटीज। तो इधर हम लिखेंगे नन
करंट लायबिलिटीज पूरा लिख लेना, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके क्या हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं, तो लोन हम लिखेंगे। देन आपका इसमें डिवेंचर्स हो सकते हैं, तो हम इसमें डिवेंचर्स लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से इधर हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स मतलब, नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स करंट नहीं है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स तो हो सकते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स को ही नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। तो इसमें हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग और उनका अमाउंट। देन हमारा अगर फर्नीचर है बिजनेस में तो फर्नीचर लिखेंगे, ओके। देन गुडविल भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, गुडविल भी हमारा नॉन करंट एसेट्स है। और जितने भी एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म है, ठीक है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो। अब क्या करना है कि इतना काम करने के बाद समझ जाओ कि आपको बैलेंस शीट ऐसे ही बनाना है। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि इधर सारे लायबिलिटीज, इधर सारे एसेट्स, वैसे मत लिख देना। अच्छा मार्क्स उठाना है तो इस तरीके से बनाओ। ये आपका करेक्ट फॉर्म है एसेट्स बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है, ग्रुपिंग करके। देन आपको क्या करना होता है, बोथ साइड्स पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते हो बैलेंस शीट। ये हो गया कि आपको ग्रुपिंग करके बनाना है। और क्या तरीके हैं, तो ग्रुपिंग करके कुछ ना बोले आपको अगर आपके क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट बनाना कैसे है, तो सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, ग्रुपिंग करके एक जगह लायबिलिटीज लिखेंगे, मतलब एक जगह करंट एसेट्स, एक जगह करंट नॉन करंट एसेट्स। और लायबिलिटीज में एक जगह पे लिखना है हमें करंट लायबिलिटीज और एक जगह पे लिखना है नॉन करंट लायबिलिटीज। आई बात समझ में? तो ग्रुपिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। देन आपके पास एक चीज और आता है, मार्शलिंग, ठीक है। अब ये मार्शलिंग क्या होता है, तो मार्शलिंग का मतलब है, जैसे देखो कि कोई ऐसी चीजें, जैसे आपके पास मान लो, मार्शलिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना, ठीक है। आप चाहते हो कि जो आपके ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत लंबे टाइम तक आपके बिजनेस में रहने वाले हैं, तो आप उसे अपने बैलेंस शीट में पहले दिखा रहे हो, उसके बाद वाले एसेट्स को बाद में दिखा रहे हो, फिर उसके बाद एसेट्स को दिखा रहे हो, फिर उसके बाद दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप अपने अकॉर्डिंग से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखा रहे हो। जो एसेट्स आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले दिखा रहे हैं, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा बाद में दिखा रहे हैं, और जो बहुत ही मतलब रेयर केस में आप यूज करते हैं उसे बाद में दिखा रहे हैं। मतलब समझ जाओ ना, मतलब आपको एक ऑर्डर में लिखना होता है, एक ऑर्डर में आप एसेट्स लायबिलिटीज को लिखते हो, तो वो आपका होता है मार्शलिंग। अब ये मार्शलिंग भी दो तरीके से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इन ऑर्डर, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ओके, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एंड सेकंड जो आपका होता है वो होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है? तो देखो, मार्शलिंग में आप जब बैलेंस शीट बनाओगे, आपने इसे नोट कर लिया ना। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। देखो, ये रॉन्ग फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट यही है। अभी मुझे आपको ये पॉइंट समझाना है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या है और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इसमें कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, ये मुझे आपको बताना है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमारा बेसिक फॉर्मेट तो यही रहने वाला है, हाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब है कि जो मोस्ट परमानेंट एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, ठीक है। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चलने वाला, मोस्ट परमानेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पहले लिखना है, मैंने हिंदी में लिख दिया। तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि ये वाला जो है मार्शलिंग, मतलब तो पता चल गया ना कि वो तरीका, मतलब एक ऑर्डर में आपको लिखना है। जैसे कि अगर लायबिलिटीज में बोला जाए तो कौन सा ऐसा लायबिलिटीज है जिसे आप बहुत लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो, बहुत लंबे टाइम तक, उसे आप पहले लिखोगे। तो कैपिटल एक ऐसा लायबिलिटीज है, वो जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वो रहेगा आपके पास, ठीक है। अब बोलोगे कैपिटल लायबिलिटीज क्यों है, तो कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी नहीं है, बट आपके बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, ठीक है। आपका बिजनेस आपसे बिल्कुल अलग है, आपका बिजनेस ये मान रहा है कि उसने कैपिटल आपसे लिया है और वो अपने जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, उसे वो रिटर्न करना है, इसलिए वो लायबिलिटीज होता है, ठीक है। मतलब जो सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला है उससे हम पहले लिखते हैं, जैसे कि कैपिटल। अब इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, तो वो सब काम भी होता है, वो हम समझेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट परमानेंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद परमानेंट लायबिलिटी क्या हो सकती है, तो कैपिटल के बाद आपका और भी लायबिलिटीज हो सकता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है, लॉन्ग टर्म
करंट एसेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स आप बोल सकते हो। तो आप इधर लिखोगे लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स, ठीक है, इस तरीके से नोट करना। मतलब इसके बाद अगर कोई लायबिलिटीज का जरूरत है वो लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स है। करंट, सॉरी मैंने इधर एसेट्स लिख दिया, ये तो लायबिलिटीज है ना, तो लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज में आपका बैंक, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इस तरीके से मतलब समझ लो जो सबसे ज्यादा टाइम तक यूज होने वाला है उसको पहले लिखना है, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर से बिल्स पेबल आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो चीज, मतलब जो लायबिलिटीज आपको बहुत लंबे टाइम तक आपके बिजनेस में रहेगा उसे पहले लिखोगे, जो उससे थोड़ा कम टाइम तक रहेगा उसे लिखोगे उसके बाद जो आपके बिजनेस में बहुत ही कम टाइम तक रहने वाला है उसे लिखोगे, समझ रहे हो ना। जो सबसे ज्यादा यूज हुआ उसे पहले, फिर उससे जो कम यूज हुआ उसके बाद, और जो बिल्कुल कम हुआ वो सबसे लास्ट में। समझ में आ रहा है। देन आपका एसेट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ है कि एसेट्स में भी आपका जो मोस्ट परमानेंट एसेट्स है, मोस्ट परमानेंट एसेट्स मतलब ऐसा एसेट्स जो आपके बिजनेस में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है, वो एसेट्स को आप पहले लिखोगे। तो ऐसा कौन सा एसेट्स है जो आपके बिजनेस में बहुत टाइम तक रहने वाला है। तो जो भी एसेट्स आप परचेस करते हो यही सोचते हो ना कि वो तो बहुत ही टाइम तक चलने वाला है। जैसे कि आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को और क्या बोलते हैं हम, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं ना। तो नॉन करंट एसेट्स आपके जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग आपका बहुत टाइम तक चलने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी आपका बहुत टाइम तक चलने वाला है। गुडविल भी आप बोल सकते हो इसमें, यस, गुडविल, मशीनरी हो गया आपका, प्लांट हो गया। फर्नीचर भी आपका बहुत टाइम तक चलने वाला है। तो जो बहुत ज्यादा टाइम तक चलने वाला है उसे पहले लिखेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स के बाद अब कौन सा ऐसा एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने के बाद कोई ऐसा एसेट्स है जिसे आप इससे थोड़ा कम टाइम तक यूज करते हो, फिक्स्ड एसेट से थोड़ा कम टाइम तक, तो वो आपका क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है, अब आपका करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है, जो सबसे कम टाइम तक आपके बिजनेस में करंट एसेट्स होता है, जो आपके बिजनेस में बहुत ही कम टाइम तक रहता है, ठीक है। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, ये तो 90 डेज का ही होता है ना। देन आपका डेटर्स है, कभी भी वो आपको पेमेंट कर सकता है, डेटर आपका ये होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते हो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब बोथ साइड्स पे ऐड कर दोगे, आपका इक्वल आ जाना चाहिए, इसका मतलब आपका बैलेंस शीट जो है बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है। देन है आपका इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बताओ। ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का है बैलेंस शीट, ठीक है। और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि जो एसेट्स को या जो लायबिलिटीज को आप बहुत ही कम टाइम में, पहले एसेट्स का बात करते हैं, जो एसेट्स को आप बहुत ही कम टाइम में कैश में कर सकते हो उसे पहले लिखोगे। तो कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसे बहुत कम टाइम में आप कैश में कर सकते हो, कैश सबसे पहले है, तो सबसे पहले कैश लिखेंगे, मतलब करंट एसेट्स पहले लिखेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स क्यों, करंट एसेट्स आपके ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में लिक्विड कर सकते हो, ठीक है। जो इस फॉर्मेट के पहले जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट जो है वो आपका लिक्विडिटी पे ही था, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा था, करंट लायबिलिटीज, सॉरी यहाँ लायबिलिटीज मैंने लिख दिया, करंट एसेट्स है ये, ठीक है। पहले मैंने लिखा था करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आपका कैश भी तो होता है। तो आपको क्या किया था, तो करंट एसेट्स आप पहले लिखोगे, मतलब जो एसेट्स को आप बहुत जल्दी कैश में कर सकते हो उसे पहले लिखोगे, और उसके बाद वो सारे एसेट्स लिखोगे जिसे आप जल्दी कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विडिटी के आधार पे, लिक्विडिटी जिसे जल्दी लिक्विड किया जा सकता है उसे पहले लिखोगे, और जिसे जल्दी लिक्विड नहीं किया जा सकता उसे बाद में लिखोगे, ठीक है। जैसे कि करंट एसेट्स पहले लिखोगे, उसके बाद ही फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह लिखोगे, ठीक है। देन आपका आता है इसमें लायबिलिटीज में, तो जो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जिससे आपको बहुत जल्दी पेमेंट करना है, वो सब लायबिलिटीज को पहले लिखोगे। जैसे कि करंट लायबिलिटीज उसे पहले लिखना होगा, उसके बाद ही आप नॉन करंट लायबिलिटीज ये सब लिखोगे। आई बात समझ में। तो ये होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आई बात समझ में। बल्कि बेसिक बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट डाउन करना है कर लो, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।